Hello student, now we have the third video for class 12 of second chapter. So let me start from the topic equipotential surface. Is surface where the potential is equal at everywhere is called equipotential surface. Means ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, वो सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्वी का मतलब इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस मीन्स जिस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो तो वो सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। Work done on moving a test charge on equipotential surface is zero। मीन्स अगर किसी चार्ज को मूविंग ए चार्ज टेस्ट पे डालो, मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। किसी भी सरफेस पे अगर हम कोई चार्ज मूव करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो गया। सेकंड, द electric field lines or lines of forces is always perpendicular to the potential surface। मेन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर। देखो कैसे, आपको पता है वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखो यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मीन्स ई dl cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब E जीरो नहीं है, dl भी जीरो नहीं है, सो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट वन इज cos 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स E और dl के बीच का एंगल 90 डिग्री है, E और dl परपेंडिकुलर है। E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो कहां मूव कर रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करा रहे हैं तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। थर्ड, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस are closer to each other and in weak electric field equipotential surface are far from each other। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? दूर दूर, वो नजदीक नजदीक है, और अगर वीक है तो दूर दूर है। जैसे मान लिया आपको पता है E इज इक्वल टू dV ओवर dr। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे dV तो जीरो हो गया, डिफरेंस तो जीरो हो गया, तो क्या हो गया?
E प्रोपोर्शनल टू 1/dr। अगर E ज्यादा है तो dr कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इक्विपोटेंट सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो इक्विपोटेंट सरफेस के बीच की डिस्टेंस। देखो अगर E ज्यादा होगा तब वो वाला भी कम होगा, तो दो इक्विपोटेंट सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और अगर E कम होगा तब जब E ज्यादा हो जाएगा तो दो इक्विपोटेंट सरफेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। मीन्स दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो एक सरफेस का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से होगा यहाँ, दूसरा सरफेस का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जगह पे एक ही होता है और दोनों सरफेस का रहेंगे अलग अलग होगा, जबकि एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो ये दोनों क्रॉस भी नहीं करेंगे। ये आपका फोर्थ पॉइंट हुआ, ये मेन प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एक टेस्ट था, सिंगल चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ना था, ये एक चार्ज है, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल सेल्स बन जाएंगे स्फेरिकल। जितनी दूर जाओगे चार्ज से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक आते चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पता ही है आपको, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड होती है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स स्फेरिकल सेल्स। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया हमने यूनिट चार्ज की वजह से। अगर दो सेम चार्ज तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? अगर दोनों सेम चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा अगर दो सेम चार्ज है। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पता ही आपको कैसी होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली अगर दो अपोजिट चार्ज है मींस डाइपोल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ है।
ये होगा मीन्स इधर से नजदीक नजदीक, इधर से दूर, इधर से नजदीक, इधर से दूर। इसमें उल्टा हो रहा है, इधर से नजदीक, इधर से दूर, इसमें उल्टा हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सरफेस परपेंडिकुलर ना ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इज unit charge due to two equal and opposite charge, two equal and same charge due to two equal and opposite charge due to a continuous electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। बेटा ये बहुत आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये क्वेश्चंस, मैं हिसाब से साथ रहेगा उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाने के लिए कहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिंगल चार्ज में सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लोकल लोकेशन टू assemble that charge on their location and bring from infinite। मीन्स अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है हमारे पास, मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उन चार्ज को अपनी अपनी लोकेशन पे असेंबल करने में हमें जो वर्क करना पड़ा चार्ज को इनफाइनाइट से लाके वहां पे असेंबल करने में, दैट बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सीधा सीधा देखो डेफिनेशन से आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज may be defined as the amount of work done to assemble that charge at their location bring from infinite। इनफाइनाइट पे उसकी लोकेशन पे लाने में जो हमने असेंबल करने जो हमने वर्क किया वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है दो चार्ज का, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है O। इसकी यहां से पोजीशन R1,
इसकी यहां से पोजीशन R2 और इसकी R1, ये पोजीशन है R1। अब वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 at A from infinity is W1 is equal to 0, क्योंकि इसको तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इस चार्ज को यहां आने से रोक रही हो, ना ही कोई अट्रैक्शन का फोर्स है, ना ही रिपल्सन का फोर्स है, तो इसको लेके आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल 0, यहां पे पोटेंशियल 0, तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 at V from infinity is W2 is equal to potential at B multiply charge। पोटेंशियल कितना है बी में? देखो एक अभी तक एक तो कोई पोटेंशियल नहीं था, तो बी में पोटेंशियल है, एक वजह से यहां पे बी में पोटेंशियल, दैट वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, 1/4 एप्सिलॉन Q1 R। तो चार्ज क्या है Q1 और डिस्टेंस क्या है R1 इनटू चार्ज कितना लेके आ रहे हैं हम Q2, तो ये हो गया Q1 Q2 upon R1। So electric potential energy of this system of two charges is equal to W1 plus W2, that one is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1। Next one, electric potential energy of a system of 3 charges। अब 3 चार्ज के लिए बात करते हैं, 2 चार्ज के लिए बात की, अब 3 चार्ज के लिए बात करते हैं। अगर हमारे पास 3 चार्ज हैं तो वही चीज, पहले चार्ज ए पे, दूसरा चार्ज बी पे और तीसरा चार्ज सी। पोजीशन R1, पोजीशन R2, पोजीशन R3, R12, R1 and 3, R13, R2। देखो R3 ये पोजीशन OC is equal to R3, B is equal to R2 and O is equal to R1, OB is equal to R2 and OC is equal to R3। तो AC is equal to R13, BC is equal to R23 and AB is equal to R12। बल्कि इसको 3-1 भी कह सकते हैं आप, 2-3-3-1 बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1-3 या 3-1। तो पहले चार्ज को लेकर आने वर्क डन टू असेंबल चार्ज A from infinite, charge Q1 from infinite at A infinite is जीरो, कोई चीज नहीं पे उपयोग कर दिया। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज
Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू, अब B को लाने में ये पोज करेगा इनफाइनाइट, दैट वन इज W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B मल्टीप्लाई वही चीज जो पहले फाइंड हुई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R1. Again, work done to bring charge Q3 from infinite to C. Infinite C पे Q3 चार्ज करना जो वर्क करना पड़ेगा. W3 is equal to potential at C multiply Q3. अब C पे पोटेंशियल कितना है? C पे पोटेंशियल A की वजह से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R Q1 अपॉन R3. इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है 1/4 एप्सिलॉन. यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3. तो Q1 अपॉन R3 प्लस B की वजह से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज Q3. तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23. So, electric potential energy of this system of 3 charges, potential energy, ये भी potential energy आएगी. तो क्या होगा U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. टोटल हमें जो वर्क करना पड़ा उन तीनों का. अब इसको आगे शुरू करते हैं. देखो पहले चार्ज को लेके आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरे चार्ज को लेके आने में Q1 चार्ज के लिए वर्क करना पड़ा, और तीसरे चार्ज को लेके आने में Q1 और Q2 दोनों चार्ज के लिए वर्क करना पड़ा. तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. W1 तो 0 होगा, W2 के लिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31. Q1 Q2 upon R12, Q2 Q3 upon R23, Q3 Q1 upon R31. And U is equal to 1/4 pi epsilon naught कॉमन आ गया. Q1 Q2 upon R12 प्लस Q2 Q3 upon R23 प्लस Q3 Q1 upon R31. ये आ गया आपके पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज. ठीक है. अब अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और इलोबोरेट करके लिख सकते हैं. कैसे? U is equal to 1/4 pi epsilon naught and summation all pairs जितने भी पेयर्स बन रहे हैं and Qi Qj upon Rij जितने भी पेयर बन रहे हैं. अब थोड़ा सा इसको और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I is equal to 1 to n summation j is equal to 1 to n I not equal to j Qi Qj upon Rij. देखो हम क्या करेंगे I की जगह 1 रखेंगे,
जे की जगह 1 नहीं रख सकते आई नॉट इक्वल टू जे, जे की जगह 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे, 3-4 सिस्टम की नहीं बात करेंगे। तो हमने आई की जगह 1 रखा और जे की जगह 2 रखा, 1 ये चला। फिर आई की जगह 1 ही रखा, जे की जगह 3 रख दिया। 1 तो रखा नहीं चाहिए, तो जे की जगह आई नॉट इक्वल टू जे, आई की जगह 1 रखा तो जे की जगह 2 रखा, जे की जगह 3 रखा, तो 3 रखा तो 1 3 ईयर। उसके बाद में हमने आई की जगह 2 रखा और जे की जगह कितना रखा, 1 रखा, क्योंकि अब की बात जे की जगह 1 रख सकते हैं, 2 और 1 ये चीज रिपीट हो गई, 2 और 1। फिर आई की जगह 2 ही रखा, जे की जगह 3 रख दिया, तो जे की जगह 2 नहीं रख सकते, 2 और 3 ये हो, तो ये डबल हो गई, ये दोनों सिंगल सिंगल है। फिर हमने आई की जगह 3 रखा, जे की जगह 1 रखा, 3 1, ये भी डबल हो गई, 3 1 ये बन जाएगी। फिर जे की जगह 3 रखा, आई की जगह 3 रखा, जे की जगह 2 रखा, ये बन गई, ये भी डबल हो गई। और फिर आई की जगह 3, जे की जगह 3 वही देखना, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे, तो सारी की टर्म डबल डबल होगी, इसी वजह से मैंने 1/2 करने नहीं दिया। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। ये 3 चार्ज के लिए था और एन चार्ज के लिए हमने ये फाइंड किया, 4 एन चार्ज, 3 चार्ज के लिए था। पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in a uniform electric field। अगर एक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक डाइपोल प्लेस है, ये डाइपोल प्लेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डाइपोल का एंगल थीटा, डाइपोल मोमेंट P, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा F2E और इस पे ऐसे फोर्स लगेगा F2E, मींस इस पे इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, मींस ऐसे डाइपोल है तो इस पे ऐसे फोर्स। सो वी नो torque on the dipole when placed in uniform electric field। आपको पता ही है टॉर्क कितना होता है, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर पी इज इक्वल टू 2 ये डिस्टेंस 2a कर दिया, 2 और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E, P की डायरेक्शन ये, P की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क for rotating a small angle d theta of the type। अगर इस डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा में रोटेट करें
तो अब कितना वर्क होगा? dw इज इक्वल टू 2d थीटा मीन्स pe sin थीटा d थीटा बिकॉज टू इज इक्वल टू pe sin थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन जैसे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही वर्क होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो टॉर्क की मल्टीप्लाई होती है, तो टॉर्क टू और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्क डन टू रोटेट दिस डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू θ dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू pe sin थीटा d थीटा θ1 से थीटा। तो इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो w आ जाएगा टोटल वर्क, स्मॉल अमाउंट का इंटीग्रेशन जो टोटल वर्क आ जाएगा। PE बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos θ1 टू θ। तो W आ जाएगा माइनस PE साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा, या W इज इक्वल टू PE साइन θ1 माइनस साइन थीटा। ये वर्क डन आ गया। ये आपका वर्क डन आ गया रोटेट करना। दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यही डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है। मीन्स U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PE साइन θ1 माइनस साइन θ2। देखो हमने इंटीग्रेशन किया तो कोस का माइनस, साइन का माइनस, कोस माइनस बाहर दिया, साइन थीटा का माइनस कोस आता है, साइन को लिखा cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। cos आएगा cos, साइन का माइनस cos और माइनस आ गया तो θ2 माइनस θ1। ये आपका क्या गया? पोटेंशियल एनर्जी। इफ डाइपोल इज इनिशियली at perpendicular to electric, means θ1 is equal to 90 degree and oriented to theta, means θ2 is equal to, means 90 से थीटा पे ले रहे, तो U इज इक्वल टू होगा PE कोस θ1 90 माइनस कोस θ2, तो दैट वन इज U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा, बिकॉज कोस 90 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो ये आ गया, और U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि कोस का मतलब ए बी कोस थीटा मतलब ए डॉट बी। अब स्पेशल केसेस हैं इसके। फर्स्ट केस, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, that is
पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और वो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। सो u इज इक्वल टू माइनस पीई cos 0, that one is minus PE minimum. Second, position of unstable equilibrium. Means theta is equal to 180. So u is equal to minus PE cos 180 and that one is PE plus maximum. And third one is the position of zero potential energy. That is theta is equal to 90 degree. So u is equal to minus PE cos 90 and that one is G. मैं देखो, अगर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसी डायरेक्शन में डायपोल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और अगर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है डायपोल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायपोल ऐसे है, डायपोल का मतलब डायपोल मूवमेंट, तो फिर आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। और अगर आपका डायपोल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो, अगर स्टेबल में है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही डायपोल मूवमेंट, तो ग्राफ थोड़ा रोटेट करोगे फिर वहीं पे आ जाएगा। पर अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आप थोड़ा रोटेट करोगे तो पूरा घूम जाएगा, अनस्टेबल है और ये 0 पोटेंशियल एनर्जी। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग यहाँ पे थीटा 90 लेके की है कि 0 पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, जब उसको लेकर हमने उसको थीटा रोटेट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी